अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। EEDM इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आज इसी को डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू किया जाए। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज़ इट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज में इसका क्या योगदान है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस उपस्थित होती हैं, वो सन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप क्यों करती हैं? ताकि ये हीट स्पेस में ना चली जाए और उसको रोकने का काम करती हैं। अब ये जो फिनोमेना है ये काफ़ी एसेंशियल फिनोमेना है ताकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके। अब ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके माध्यम से वो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है या वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है उनके माध्यम से। तो इसके चलते ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करेंगी और उसके चलते अर्थ का टेम्परेचर अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता चला जाएगा और क्लाइमेट चेंज होना स्वाभाविक है। Question 2. Explain the concept of biodiversity and its importance for ecosystem and human well-being. बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है और इकोसिस्टम और ह्यूमन वेलबींग के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी जनरली होता क्या है कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप की लाइफ या वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाए, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इसमें आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी आता है। और ये क्रूशियल हो इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए और ये प्रोवाइड भी करता है स्टेबिलिटी, रेजिलेंस एंड डिफरेंट अदर इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज फूड प्रोडक्शन, क्लीन एयर एंड वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड डिजीज़ कंट्रोल। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो इससे दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम पे भी असर आएगा और ह्यूमन वेलबींग को भी बहुत सीवियर इसके साथ कॉन्सिक्वेंस ऑकर हो सकते हैं। क्वेश्चन 3. डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़। डिफॉरेस्टेशन का कारण बताना है और उसका क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज़ पे पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन जनरली कहते किसको हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्लियर कर देना, पर्टिकुलर एरिया से वहाँ से पेड़ पौधों को सफाया कर देना किसी पर्पस के थ्रू, जैसे एग्रीकल्चर के बहाने, लॉजिंग के बहाने या अर्बनाइजेशन के बहाने उस पर्टिकुलर एरिया से पेड़ पौधों का सफाया कर देना, फॉरेस्ट का सफाया कर देना। अब जब फॉरेस्ट सफाया होगा तो डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट्स भी हट जाएंगे, वहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज़ रह रही होती उनके ऊपर असर आएगा, वहाँ पे वो भी हट जाएंगे वहाँ से। और क्लाइमेट चेंज में चेंज आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होगा, रिलीज़ होगा वो, और ये आपके इकोसिस्टम पे को डिस्टर्ब करेगा। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन पे भी असर आएंगे, क्योंकि जो अपनी वो ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे थे, जो भी चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट से ले रहे थे, अब फॉरेस्ट वहाँ से हट गया है तो अब उनका जीना वहाँ पे मुहाल हो जाएगा और कल्चरल आइडेंटिटी भी वो खो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉज क्या हैं और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लिखना है। तो वाटर पॉल्यूशन जनरली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, डिफरेंट टाइप की वो एक्टिविटीज़ करता है, उसके द्वारा वाटर पॉल्यूशन ऑकर होता है। एग्जांपल तौर पे जैसे इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सेवेज कंटामिनेशन। अब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो ये अल्टीमेटली वाटर पर असर डालेगा। क्या काम करेगा? जब वाटर पर असर डालेगा तो वाटर की क्वालिटी को ये डिग्रेडेट करने का काम करेगा, हार्मिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको हार्म पहुंचाएगा और ह्यूमन के हेल्थ को थ्रेट
करने का काम करेगा, उसे नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब एक बार वाटर पॉल्यूशन जब ऑकर हो जाता है तो उससे होने वाली और क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलना शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड देयर रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और क्लाइमेट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से उसके बारे में लिखना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो नेचुरली ये डेवलप किया जाता है, मतलब नेचुरली ये ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे सोलर, विंड, हाइड्रो एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो ये तरीके होते हैं जहाँ से एनर्जी फॉर्म की जाती है और इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें ना किसी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, ना ही कोई ऐसी अदर चीज़ें बर्न करके उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाए जिससे पॉल्यूशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स होता है वो नेचुरल रिसोर्स को कम नहीं करता और ना ही वो ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा इमिशन करता है, बहुत कम इमिशन करता है। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज में। जैसे फॉसिल फ्यूल से जो उत्पन्न आपके प्रदूषण हो रहे थे कम हो जाते हैं अल्टीमेटली जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये आपके लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एयर पॉल्यूशन जो कि कॉस्ट कैसे होता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसमें से आपका है इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इन सब के चलते एयर पॉल्यूशन ऑकर होता है और ये अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी रिस्क जनरेट करते हैं, काफ़ी टाइप की डिजीज़ ये फॉर्म करते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। और ये अल्टीमेटली अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में। अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन रोल रहता है। एयर पॉल्यूशन डैमेज करता है आपके इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करता है और एयर की क्वालिटी, वाटर, सॉयल, इन सब की क्वालिटी को अल्टीमेटली घटाने का ही काम करता है। क्वेश्चन 7, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना और जो डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना, साथ साथ कोई ऐसा सॉल्यूशन देना ताकि वेस्ट हमारा जो डिस्पोजल हो प्रॉपर वे में हो सके। तो वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका ट्रीट करना और देन आफ्टर उसे डिस्पोज करना, ये कहलाता है वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से। चैलेंजेस क्या हैं वेस्ट मैनेजमेंट के? तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिस, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेटेड। अगर हम इसके सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, तो वेस्ट को कम प्रोड्यूस करना, ठीक है, वेस्ट को घटाने का काम करना, वेस्ट को रिसाइकिल कर दें और क्या काम करें कि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसे प्रॉपर कैसे कलेक्ट किया जाए, एक सिस्टम डेवलप करना और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि इन्वायरमेंटली सूटेबल हो उसके लिए, ताकि वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल एथिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसका क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे है उसके बारे में लिखना है। तो
इन्वायरमेंटल एथिक्स जनरली आपका ये फिलॉसफी की शाखा है जिसमें इंडिविजुअली या सोसाइटी का नेचर या इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक़ है, क्या उसके मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, इसको एग्ज़ामिन करना होता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स ये एक्सप्लोर करता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसके टूवर्ड, नेचर के टूवर्ड और बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम के की वैल्यूज़ को समझाने का काम करता है। इन्वायरमेंटल एथिक्स ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को समझें, उसे एड्रेस करें, और ये गाइडिंग करता है कि इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ सुथरा रखा जा सके। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन असेसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये मेज़र करता है कि ह्यूमन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में कितना है, और ये क्वांटिफाई करता है कि कितना लैंड और रिसोर्स जो है वो पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है कितनी नीड है उसको। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे एनर्जी कंजप्शन, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, फूड प्रोडक्शन, कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, वेस्ट जनरेशन, कार्बन इमिशन, ये सारी चीज़ें असेस की जाती हैं। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को असेस किया जाए तो समझने में आसानी ये होती है कि कंजप्शन का पैटर्न क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की सस्टेनेबिलिटी कितने में हो सकती है, ये आसानी से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन 10, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एनवायरमेंटल जस्टिस और इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस रेफ़र करता है, या अगर हम इसको समझना चाहें तो ये एक तरह का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसमें एनवायरमेंटल जो बेनिफिट्स हैं या उसके बर्डन हैं कम्युनिटीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना उसका रेस देखा जाए, ना ही उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए, और ना ही उसकी लोकेशन को देखा जाए। जो एनवायरनमेंट का बेनिफिट है या उसका जो बर्डन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसका एम होता है कि एनवायरमेंटल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, और उसको इंश्योर करे कि इन्वायरमेंटल जो हज़ार्ड्स हैं उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द मेन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ओशियन। ओशियन में प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसका सोर्स और इम्पैक्ट क्या है। तो मेन सोर्स अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन का देखें ओशियन में, तो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जैसे तैसे वेस्ट जो डिस्पोजल होते हैं उनको डिस्पोज कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा कारण, इनएडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा कारण। और इसका सीवियर इम्पैक्ट मरीन लाइफ पे पड़ता है, जैसे इंटेंगलमेंट, इंजेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरऑल इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। वाटर स्कैर्सिटी क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में लिखना है। तो वाटर स्कैर्सिटी मीन्स कि ऐसी सिचुएशन जब फ्रेश वाटर की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो उसे वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली जो वाटर पीने योग्य नहीं है वो भी पीना पड़ता है, तो एक्सेस कम हो जाता है पीने योग्य पानी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, हेल्थ इशू आने लगते हैं, तो ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं।